बहुत अकेलापन महसूस करती थी और अकेली रहती थी, तो मैंने अपने दोस्त किसको बनाया? भगवान शिव को। और मुझे शुरुआत से ऐसा लगता था कि जैसे वो सामने हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं जैसे एक दोस्त बात करता है। तो उनसे मैं ये प्रश्न पूछती थी, ऐसी कमी क्या है मेरे अंदर जो मेरे दोस्त नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो मेरे पीठ पे छुरा क्यों भोंकते हैं? कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थीं और हॉस्पिटलाइज़ थीं, और उनके जिसे कहते हैं सिर में बहुत ज़्यादा सुइयाँ लगा के रखी थीं डॉक्टर्स ने। और मुझे ऐसा कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हुआ कि अब मैं अपनी माँ को खो दूँगी, अब ये है नहीं मेरे साथ। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने डैड से बात की कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ इतना बोला कि तू भगवान शिव को बहुत मानती है, तो एक काम कर, तो उनसे बात कर। तो उस दिन मैंने उनसे बात की और उस दिन मुझे एक रिप्लाई ऐसा लगा, जैसे उत्तर मुझे मिला कि अभी वक़्त है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अभी वक़्त है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे किसी गुरु ने आके मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा और मुझे उन्होंने कहा कि अभी रुक, अभी इतना ज़्यादा साहस को छोड़ना नहीं है, अभी वो रहेंगी तेरे साथ। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक आत्मा अपने अनुभव लेने के लिए धरती पर आती है और सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, पर धरती पर आने के बाद वो धीरे धीरे भूल जाती है कि मुझे कौन कौन से अनुभव लेते हैं। परिस्थितियाँ आपको इस मोड़ तक ले आती हैं कि आप उन अनुभवों को साकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। आज हम आपके लिए एक ख़ास मेहमान को लेकर आ रहे हैं, शारू साहनी जी, जो पिछले 11 साल से ध्यान कर रही हैं। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक चीज़ को हासिल किया और आगे बढ़ती चली गई। तो हम उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की ज़ुबान से, कि कैसे उन्होंने अपनी इस यात्रा को सफल किया। स्वागत है आपका शारू साहनी जी आत्मा की यात्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया पीएमसी हिंदी का, जिन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ आने के लिए अपनी जीवन की यात्रा को आप सभी लोगों के सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शारू जी, आप बताएंगे कि आपने ध्यान का मार्ग क्यों चुना? तो अरुणा जी, ध्यान का मार्ग, एक्चुअली मुझे ध्यान पता ही नहीं था क्या है, और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं कभी ज़िंदगी में ध्यानी बन भी पाऊँगी। ध्यान का मार्ग इसलिए चुना क्योंकि इतनी चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ थी मेरे सामने, मेरे समक्ष, कि उसके मुझे जिसे कहते हैं कि एक आंसर्स नहीं मिलते हैं ना, जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। कहीं से भी उत्तर, कहीं से भी कुछ नहीं मिल पा रहा था, एक दिशा नहीं थी। तो उस दिशा को देखने के लिए, समझने के लिए मैं ध्यान में उतरी। ध्यान में, बहुत अच्छा। तो ध्यान से हमें हमारी दिशा पता चल जाती है। जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम पूछते हैं, मैं क्यों आया, कौन हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान के माध्यम से मिले। बिल्कुल। तो आपने अभी जिक्र किया कि आपके जीवन के अंदर बहुत चुनौतियाँ थी, तो हम जान सकते हैं आपका बचपन कैसे, और कैसे आपके परिवार के साथ आपके संबंध थे? जी अरुणा जी, बिल्कुल, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि किस तरह से ध्यान आपके जीवन को परिवर्तित करता है। तो बचपन, अगर जैसा आपने मुझसे पूछा बचपन कैसा था, तो मेरा बचपन दूसरों के बचपन की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही अलग किस्म का था, क्योंकि बहुत सी चुनौतियाँ शुरू से ही मेरे बचपन में थीं। मेरे डैड जो थे वो डिफेंस में थे, एयर फोर्स में, और एयर फोर्स में उनका पूरा वक्त उसी में जाता था, और जो छुट्टी का टाइम होता था उसमें वो पढ़ाया करते थे अंग्रेज़ी। और माँ जो थी, जैसे एक लेडी घर में जिस तरह से घर का काम करना, संभालना, वो सब करती थी, लेकिन उनका जो एक, जिसे बोलते हैं कि एक शारीरिक
उनके अंदर बहुत सी जैसे वीकनेसेस थी, बहुत परेशानियां, बीमारियां थी उनके अंदर, क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत परिस्थितियां उनकी ज़िंदगी में भी थी ऐसी जिनको वो समझ नहीं पा रही थी, और जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बीमारियों का घर कर गए थे। तो अगर आप बचपन बोलेंगे तो बचपन शायद एक अलग बचपन था मेरा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर थी अपनी एज से ज़्यादा ही, और 5वीं कक्षा में थी तो घर संभाल लेती थी, और घर का काम साथ में स्कूल का काम करती थी। भाई मेरा जो था वो पढ़ाई में लगा रहता था, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही मशगूल था, और डैड का क्योंकि बाहर रहते थे इसलिए सारा का सारा एक, जिसे कहते हैं, एक दारोमदार में मुझ पे था, क्योंकि माँ भी बीमार रहती थी। तो बचपन ऐसा था। स्कूलिंग अगर आप मुझे बोलेंगे कि अगर मैं स्कूल में जब जाती थी तो जिसे कहते हैं, एक सेल्फ वर्थ की बहुत कमी रहती थी मेरे अंदर। एक अंदर से एक जैसे एक फीलिंग होता था कि शायद मेरे में कुछ कमी है, क्योंकि लोग मेरे पास नहीं आते थे। एक, जिसे कहते हैं, एक अच्छा जिसे रिश्ता कोई नहीं बनाता था मुझसे। सब लोग मुझसे दूर भागते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अव्वल नंबर आते थे, और जो अध्यापक अध्यापिकाएं थी बहुत ही खुश रहती थी मुझसे। लेकिन सिर्फ एक कमी रहती थी कि दोस्त नहीं मैं बना पाती थी। दोस्ती नहीं थी अब। नहीं, दोस्ती नहीं थी, और वो समझ नहीं आता था कि लोग मुझसे कतराते क्यों हैं। क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि लोग मुझसे कतराते हैं, या मैं ही ऐसी हूँ, या क्या मैं वो सोसाइटी के उसमें, जिसे कहते हैं ना, उस दायरे में नहीं आती हूँ। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। तो बचपन ऐसा शुरुआत हुई मेरे बचपन की। तो आपने जैसे जो आपको दोस्त नहीं ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, बनते नहीं थे, फ्रेंडशिप नहीं हो रही थी, तो इसके पीछे आपको कारण समझ आया क्या कभी? उस समय कारण मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन इतने प्रश्न उठते थे अरुणा जी मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। अब क्या हुआ था कि क्योंकि मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी और अकेली रहती थी, तो मैंने अपने दोस्त किसको बनाया, भगवान शिव को। और मुझे शुरुआत से ऐसा लगता था कि जैसे वो सामने हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं, जैसे एक दोस्त बात करता है। तो उनसे मैं ये प्रश्न पूछती थी, ऐसी कमी क्या है मेरे अंदर जो मेरे दोस्त नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो मेरे पीठ पे छुरा क्यों भोंकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके की चुनौती मेरे यहाँ पे ज़िंदगी में है। तो वहाँ से कोई मुझे ऐसा उत्तर नहीं मिलता था, और बहुत से ऐसे प्रश्न धीरे 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 मेरे दिल में और घर करते चले गए। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अपने डैड से बात करती थी। डैड के साथ मैं बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं कि एक डिफरेंट रिलेशन था उनका मेरे लाइफ में। ज़िंदगी में एक फ़िज़िकल प्रेजेंस जिसे कहते हैं वो इतनी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसके अंदर मुझे बहुत सुकून मिलता था। तो मैंने कभी ये समझा नहीं कि मेरे डैड मेरे साथ कभी है नहीं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस मैंने कभी भी इस तरह से नहीं करी कि नहीं मेरे को तो मेरे डैड चाहिए ही चाहिए और सामने होने चाहिए, क्योंकि शुरू से मैंने उनको अपने से दूर ही देखा। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, प्यार बहुत दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। तो उनसे मैं बात करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाया करती थी, तो वो मेरे को आके, मेरे सामने आके मुझसे बात करते थे, और अपना जिसे कहते हैं एक एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे समझाते थे, और मैं समझ भी जाती थी। तो जैसे कहते हैं एक मेच्योरिटी का एक आलम था कि बहुत मेच्योर हो गई थी मैं। 5वीं 6ठी कक्षा से ही बहुत मेच्योरिटी थी मेरे अंदर। तो छोटा छोटा कहे तो बचपन मेरा बचपन जैसा नहीं था, मैं शुरू से ही बहुत बड़ी हो चुकी थी, और ऐसे ही आगे भी बढ़ती जा रही थी। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपने भाई को मैंने एज अ मदर, जैसे एक माँ का प्यार होता है, वो दिया है, और उसको उसके साथ खेली भी हूँ एक छोटी बहन की तरह। लेकिन माँ की जिम्मेदारी मैंने बहुत ज़्यादा निभाई, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा हम पर इतना ज़्यादा हमको नहीं देख पाती थी। जैसे आपको बचपन नहीं मिला, जो जिसको बचपन कहते हैं,
उथल पुथल चुलबुला ये चीज़ें नहीं मिली। तो क्या आपने आगे जीवन में चलकर इन चीज़ों को दोबारा पाया क्या? अरुणा जी, एक्चुअली अगर मुझसे आप पूछेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई थी। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मुझे क्या, मेरे अंदर चाहत है भी किसी चीज़ की कि नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा कुछ भी, मेरी ज़िंदगी में अच्छा कुछ है ही नहीं और ना ही आने वाला है कुछ, दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं बहुत डरने लग गई थी, किसी को भी अपने दायरे में आने से भी मैं डरती थी कि अगर वो आ जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो खो जाएगा। तो इस चीज़ से मैं बहुत डरने लग गई थी। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी मुझे डर लगता था कि अगर मैं ज़्यादा उनके साथ अटैच हो गई तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब वो चले जाएंगे तो तब मैं क्या करूँगी। तो ये प्रश्न बहुत उठता था कि मैं अकेली रह गई तो, अगर ये ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी में क्यों लेके आई, ऐसी चैलेंजेस क्यों हैं कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, इस समय मैं अकेली। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई अरुणा जी मेरे साथ कि इस वजह से एक बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर बहुत बड़ा, स्ट्रेंथ, अजीब सा एक साहस, एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी कि एक धैर्य था मेरे अंदर, एक दृढ़ता थी मेरे अंदर कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे थमना नहीं है, ठहरना नहीं है, चाहे कितने ही लोग आके छुरा घोंप के चले जाएं, लेकिन मुझे ठहरना नहीं है। तो आप जैसे आप धीरे धीरे बढ़ती रही, पढ़ाई भी होती रही, तो आपके जीवन में इस पढ़ाई के दौरान भी कोई ऐसा स्पेशल आप हमें एपिसोड अपना बताना चाहें जो चैलेंजिंग हो, तो आप बता सकते हैं? जी हाँ, चैलेंजेस तो बहुत थे। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से जैसे मैं एक आध्यात्म की तरफ, मैं जिसे कहते हैं, जुड़ने लगी थी। और वो कैसे जुड़ी शुरुआत में, जो कि एक बच्चा कभी शायद इतना छोटा, उस समय मैं 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी इतनी। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी, और उनके जिसे कहते हैं सिर में बहुत ज़्यादा सुइयाँ लगा के रखी थी डॉक्टर्स ने। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि अब मैं अपनी माँ को खो दूँगी, अब ये है नहीं मेरे साथ। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने डैड से बात की कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि तू भगवान शिव को बहुत मानती है, तो एक काम कर, तो उनसे बात कर। तो मैं छत पे, यूजुअली अपने घर के छत पे अकेली बैठ के घंटों बात किया करती थी। तो उस दिन मैंने उनसे बात की और उस दिन मुझे एक रिप्लाई ऐसा लगा, जैसे उत्तर मुझे मिला कि अभी वक्त है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अभी वक्त है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे किसी गुरु ने आके मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा, और मुझे उन्होंने कहा कि अभी रुक, अभी इतना ज़्यादा साहस को छोड़ना नहीं है, अभी वो रहेंगी तेरे साथ। तो उसके बाद मैं बहुत खुशी खुशी अपने पिता के पास आई और मैंने डैड को बोला कि डैड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थी शुरुआत मेरे आध्यात्म में कदम रखने की। जब मैंने दूसरी एनर्जी, जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, उनसे मैंने कनेक्शन करना शुरू किया। और ऐसे ही 2 मेजर एपिसोड में अरुणा जी आपको मैं बताना चाहूँगी और दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मेरा आगे कदम बढ़ा। तो ये 1990 की बात है, और 1990 में उस समय मेरे जो एक कज़न के फादर बहुत ही सज्जन पुरुष थे और हमें बहुत प्यार करते थे, मुझे तो बहुत ही प्यार करते थे। तो एक अटैचमेंट नहीं थी, कनेक्शन नहीं था मेरे साथ, बट एक अजब तरीके का, एक जिसे कहते हैं रिश्ता, खिंचाव जी रहता है। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर खिंचाव था उनकी तरफ। और 35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और वो चले गए। तो 35 साल की उम्र में जब वो गए, उनके छोटे बच्चे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई इस चीज़ से। तो उनकी मृत्यु के दौरान मैं बाथरूम में गई, वो वहीं पे थे, उनकी देह थी, मैं बाथरूम में गई अपना मुंह धोने के लिए। और जैसे ही अपना मुंह धोया तो मैंने सामने उनको खड़ा पाया शीशे में। मैंने देखा, जैसे एक रिफ्लेक्शन होती है, वहाँ मैंने उनको पीछे खड़ा देखा। तो मैं डरी नहीं, क्योंकि यूजुअली मैं भगवान शिव से बात करती थी,
तो मुझे एक चीज़ का एहसास था कि वो किसी को ऐसे ऊर्जा को मेरे पास नहीं आने देंगे। तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा, मैं मुस्कुराई और उनसे मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला बोलने के लिए कि सबको बोलो मैं खुश हूँ। और इतना कह के वो जो एक जिसे बोलते हैं एक इमेज जो कृति थी वो चली गई। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई मुझे संदेश दिया है किसी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अरुणा जी, उस समय मैं इतना डर गई थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ। तो मैंने अपने अंदर ही इस चीज़ को दबा दिया। मैंने सोचा कि जो है शायद मेरे एक कल्पना थी, ये शायद ये सामने नहीं था ऐसा और मुझे दिखा ऐसा, तो मैंने छोड़ दिया उसको। ऐसी ही दूसरी घटना हुई जब मैं 19 साल की थी, जब बहुत ज़्यादा अध्यात्म का मुझे रियलाइजेशन जिसे कहते हैं वो होना शुरू हुआ था 19 साल की उम्र में। तो 19 साल में मेरे एक माँ के जिसे भाई बोलते हैं, कज़न मामा थे मेरे, और वो डॉक्टर थे और बहुत ही ज़्यादा लोगों की तरफ उनका रुझान था। वो सिर्फ सेवा में लगे रहते थे और उनका जो एक पर्सनालिटी का इम्पैक्ट था ना मेरे ऊपर अरुणा जी, वो बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बातें करना, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझना और वो कैसे सेवा करते हैं लोगों की। तो क्या हुआ, उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ हुई तो मैं इतना रोई, ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से मेरे दिल में से एक निकाल के ना लेके चला गया, अलग कर दिया। तो नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। तो उस दिन फिर भगवान शिव को बुलाया। मैंने कहा मुझे एक बार ही मेरे पप्पू मामा से बात करा दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि वो कहाँ पे हैं। मिरेकल नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती आ रही थी। तो अचानक से एक आवाज़ गूंजी मेरे कान में कि जैसी तू है अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख। सिर्फ इतना उन्होंने मुझे ये शब्द बोला और वो मेरे मामा की ही आवाज़ थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जाने से पहले मुझे ये आशीर्वाद दे गए। समझ कुछ नहीं आया उस समय मुझे, अगर आप बोलेंगे कि क्या था तो समझ कुछ नहीं आया, सिर्फ सुन लिया और ग्रहण कर लिया। और मुझे ये पता था कि ये आवाज़, ये शब्द मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। इसके बाद शुरू हुआ अरुणा जी, मैंने अपनी माँ को बोलना शुरू किया कि माँ, मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, मुझे आप एक काम करो, आप मुझे भेंटा चढ़ा दो। अब भेंटा चढ़ाना क्या होता है अरुणा जी कि हमारे गुरुजी हुआ करते थे आनंदपुर में। तो हमारे यहाँ बड़े सत्संग हुआ करते थे घर में, तो वो गुरुजी आते थे, तो उनका आनंदपुर में पूरा आश्रम था। तो मेरी माँ को मैंने बोला, एक काम करो माँ, मुझे वहाँ भेंटा चढ़ा दो, मैं सेवा करूँगी बस लोगों की, और मेरे को कुछ किसी से लेना देना नहीं है, मैं छोड़ दूँगी सब कुछ, तो मुझे वहाँ पे रहना है और मैं सबको खाना खिलाऊँगी, सबकी सेवा करूँगी। मेरी माँ ने मुझे नहीं करने दिया। तो ये, या यूँ कहूँ अरुणा जी, शायद ये मेरे सोल प्लान में ही नहीं था और मुझे कुछ और चुनौतियों का सामना करना बिल्कुल। तो इस वजह से मेरा वो जो एक फीलिंग थी कि मुझे भेंटा चढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है, तो ये नहीं करना था। तो एक एस्केप रूट से नहीं जाना था मुझे, जैसे कहते हैं ना भाग रही हूँ मैं किसी से, तो उस समय मैं भाग रही थी, भाग रहे थे। तो आई थिंक अरुणा जी ऐसा ही हम करते हैं शायद, कि हम भागते हैं। हाँ, जीवन में भागते हैं। आपने ये चीज़ भी समझ ली, जो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई। बट आपने इतनी बार एक वर्ड बार बार यूज़ किया कि आपको ऊर्जा का महसूस हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऊर्जा आपको अनुभव किस रूप में हो रही थी? आपने कैसे फीलिंग लेनी शुरू कर दी कि आपको ये ऊर्जा है और आपको इससे गाइडेंस मिल रही है? तो इसके बारे में हम कुछ समझेंगे। जी बिल्कुल अरुणा जी, उस समय ध्यान के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मैं भगवान शिव को नाम लूँगी और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी, जुड़ाव महसूस करूँगी, तो वो मेरे सामने आ जाएंगे। एक बच्चे की वो होती है ना, एक मिनट बीच में रोकती हूँ। जो अभी आपने बोला कनेक्ट होना, हाँ। मतलब कनेक्ट हम मन के द्वारा होना समझेंगे
कि हम मन के साथ भी उनके जुड़ जाएं और हमारी फीलिंग्स टोटली उनके साथ हो जाए। आपका ये कहने का जी मतलब है? बिल्कुल अरुणा जी, जी। बिल्कुल अरुणा जी, क्योंकि मैं उस समय ऊर्जा के बारे में भी नहीं जानती थी। जी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने अगर अपने प्यार से और एक जिसे कहते हैं एक दिल से मैंने उनको पुकारा, किसी को भी पुकारते तो वो आता है। जी, तो यही वहाँ भी उस समय भी हो रहा था। तो वो ऊर्जा का एहसास तो मुझे था ही नहीं, ना मुझे ध्यान का पता था। सिर्फ इतना पता था आंखें बंद करूँगी, उनको बुलाऊंगी, उनके दिल से जुड़ जाऊंगी और बुला लूँगी उनको और वो आ जाएंगे, और वो आ जाते थे। तो वो मुझे वो चीज़ ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो लेकिन एक शांति का एहसास मुझे होता था जब मैं आंख बंद करती थी और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करती थी। शायद वही ध्यान था मेरे लिए। हाँ। वो ध्यान की शुरुआत थी, जैसे मैंने बोला। हाँ। और इसकी और एक्चुअल ध्यान जब मैंने किया तब मुझे पता चला कि ध्यान होता क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है। तो वो शुरुआत कुछ साल बाद हुई। आपने ये अनुभव पहले करने शुरू कर दिए, बातचीत पहले करनी शुरू कर दी, तो जीवन की एक यात्रा को आपने अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया कि अगर बाहर दोस्त नहीं है तो हम अपने अंदर कोई भी दोस्त बना सकते हैं और किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। जी। आपके अनुभव ये बताते हैं और आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, खुशी भी मिल रही थी। जी बिल्कुल। जिस चीज़ को, अकेलेपन को आप महसूस कर रही थी, आपको उससे फ़ायदा हो रहा था। तो आपके जीवन में जब आप थोड़ा और बड़ी हुई, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते गए, तो परिवार के अंदर आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जी, अब क्या हुआ करुणा जी कि ये तो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे मुझे, लेकिन क्या होता है ना, जब आप भौतिक जीवन में आते हैं तो भौतिक जीवन की खुद की चुनौतियाँ इतनी होती हैं जी। और साथ में एक पीछे से एक दबाव भी होता है कि पढ़ाई करनी है, जी। आगे जाके शादी होगी, तुमने करियर बनाना है। जैसे हम हमेशा हर कोई करता है, हम हर कोई सोचते करता हैं है। कि हम लोग इस यहाँ पे जन्म लिया है तो यहाँ पे हमने पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शादी करनी है, फैमिली क्रिएट करनी है और बुढ़े हो जाना है और मर जाना है, फिर चले जाना। बस यही चीज़ होती है। और वही चीज़ मैं करना शुरू कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ था, ये जो मेरी अंदरूनी जितनी भी एक जिसे बोलते हैं स्किल्स थे या जो टैलेंट्स थे जो मेरे, धीरे धीरे मेरे दबते चले गए। क्योंकि मैं कॉलेज में जाने लगी, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी, क्योंकि मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारनी थी। तो इमीडिएटली कॉलेज के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो थी, डिप्लोमा मैंने किया। पहले इंग्लिश ऑनर्स किया, फिर मैंने डिप्लोमा किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, फिर एडवर्टाइजिंग में, साथ साथ में जॉब करती थी। तो ये सब चीज़ें पीछे, जिसे बोलते हैं ना, बैक सीट मिल गया उनको कि चलो जी अब भौतिक जीवन में आ जाओ, काम करना शुरू करो, पैसे कमाओ और बस इन्हीं परिवार चीज़ों में, चलाओ। इसी चीज़ में लगे रहो और परिवार चलाओ। तो ये चीज़ें हुई। मेजर चेंज मेरा आया 1998 जब मैंने शादी की। और जब शादी हुई उसके बाद से जो एक ऊपर से धुआंधार वर्षा हुई चुनौतियों की और परिस्थितियों की, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या किया ऐसा। एक क्वेश्चन उठता है ना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसे लोग मुझे फिर से ऐसे मिले। क्योंकि एक फीलिंग होती है ना कि शादी करके जाऊंगी तो लोग बहुत अच्छे होंगे, चलो यहाँ प्यार हस्बैंड, नहीं मिला तो यहाँ मिल वहाँ जाएगा। तो वो सब भी कुछ नहीं था और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जॉब छूट गई, जॉब भी बहुत अच्छी थी मेरी, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एचआर मैनेजर थी। और लेकिन फिर क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर में ही मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स वो आया। और लेकिन उसके साथ साथ जब वो आया तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी और जॉइंट फैमिली, तो क्या क्या उस समय देखना और जूझना पड़ा मुझे। तो मैंने जॉब छोड़ दी कि मैंने अपने बच्चे को देखना है, ज़िंदगी को देखना है। लेकिन अंदर एक, जिसे बोलते हैं ना, एक अधूरापन बहुत था, क्योंकि ना तो मैं अध्यात्म की तरफ जा पा रही थी और ना ही मैं अपने भौतिक जीवन को देख पा रही थी। तो और ना ही फ्रीडम था। ना फ्रीडम था। जिसे कहते हैं ना अरुणा जी की किसी ने चेन से बांध दिया हो
है ना, जंजीरों से आपको बांध के बिल्कुल, रख दिया। बिल्कुल। बहुत। तो बड़ी परेशानी होती थी कि ना तो मैं यहाँ जा रही हूँ, ना मैं वहाँ जा रही हूँ, जाऊँ कहाँ। तो वो बैठ के रोते 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 मेरे रोज़ दिन निकलते थे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं अपने आप को, जिसे बोलते हैं ना, कर्स नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं श्रापित हूँ, मुझे किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ श्राप दे रखा है और इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं हर एक इंसान को, अपनी ज़िंदगी में जितने लोग थे उनसे मैं इतना ज़्यादा जैसे खार खाए बैठी थी ना, मतलब एक हेट्रेड फीलिंग हो गई थी सबसे। मतलब ऐसा लगता था कि आप लोग चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, छोड़ दो मुझे बस, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी ये, औरों को। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये ज़िम्मेदार है मेरी इस ज़िंदगी के, ये ज़िम्मेदार हैं मेरी इस परिस्थिति के, ये ज़िम्मेदार है। तो सिर्फ ये चल रहा होता था। लेकिन एक चीज़ थी अरुणा जी मेरे अंदर की, एक जो साहस, एक स्ट्रेंथ थी, वो कहीं मरी नहीं। बेशक मैंने बहुत सी चीज़ें और गलतियां भी मैंने की, जिसमें से एक बहुत बड़ी गलती थी जिसमें मैंने कम से कम 2 से 3 बारी मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। तो एक वो भी था। तो उस समय पता नहीं था ये क्या चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। और पश्चाताप नहीं किया लेकिन, कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, जब मेरी ध्यान की शुरुआत हुई और जब मैं पत्री जी से मिली, तब सब कुछ चेंज कंप्लीटली, जिसे परिवर्तन कहते हैं, एक 360 डिग्री टर्न जिसे कहते हैं, ज़िंदगी ने ऐसा मारा, ऐसा पलटा खाया, जिसका शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बयां भी कर पाऊंगी। बट हम आपका उसी अनुभव को सुनना चाहते हैं कि आप कब ध्यान में आए और किस सोर्सेस के साथ आप ध्यान में आए और पत्री जी से मिले। जी, तो अरुणा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस चीज़ की। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या हुआ था कि क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा थी अरुणा जी मेरे को। पहले नहीं होती थी, लेकिन शादी के बाद धीरे 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 करके बहुत बीमारियां आने लगी। यूट्रस में मुझे फाइब्रॉइड्स आने लगे, बहुत ज़्यादा यूट्रस की हालत बुरी थी। और माइग्रेन का इशू था, और रात रात को उठ के मैं दीवार पे अपना सिर मारती थी कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। तो बहुत ही बुरा एक फ़िज़िकल लाइफ मेरी जो थी, मेरी शारीरिक जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही ख़राब स्थिति में था मेरा। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ों को थोड़ा समझने लगी। मैंने सोचा अब यहाँ से अपने आप को हटाऊंगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सहारा लिया। पहली चीज़ ये हुई। अब आर्ट ऑफ लिविंग में जाती तो थी मैं, और वहाँ पे उन्होंने पहली बारी मुझे ध्यान करना भी सिखाया, लेकिन उस ध्यान के साथ मैं जुड़ नहीं पाई। जिसे कहते हैं ना, एक आत्मा की कॉलिंग होती है कि यही है, बस इसके साथ पकड़ के इसको रखना है, वो नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं जाती थी, हर सैटरडे संडे जाती थी, वहाँ पे ध्यान करती थी, लेकिन वापस आके ना एक डिससेटिस्फैक्शन रहता था कि नहीं यार, ये नहीं है, कुछ और है, किसकी तलाश में है जो तू, वो कुछ और है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्ट ऑफ लिविंग भी छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, 2011 में मुझे आनापानसति ध्यान के बारे में पता चला। तो मेरे एक दोस्त ने उन्होंने मुझे बताया कि बहुत आपने मेडिसिन्स खा ली, दवाइयाँ आपने बहुत खाई हैं। मैं स्टेरॉइड्स खाती थी, यहाँ तक कि नींद की गोली जब तक मैं ना खा लूँ रात को, तब तक नींद नहीं आती थी, और उसके बाद भी मैं जगी रहती थी। तो आप सोच सकते हैं, एक नींद की गोली, उससे बढ़ के 2-2 नींद की गोली, फिर 3-3 हो गई। तो ये हालत बुरी हो गई थी मेरी कि मेरा बिल्कुल ही एक जो शरीर था वो खोखला और ख़त्म हो गया था। नशा भी हो जाता है, जैसे आप दवाई के साथ रहते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ चुकी होती है, आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी होती है उसकी। बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो एक साइकोलॉजिकल भी था कि अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं सुबह बच्चों को कैसे देखूंगी। तो बड़ी टेंशन होती थी और परेशानी। तो 2011 में जब उस दोस्त ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम बहुत सी दवाइयाँ ले ली, अब तुम ध्यान में आके एक बारी देखो, एक बारी ध्यान करके देखो। मैं कहा ध्यान क्या होता है, किसे कहते हैं ध्यान करना।
तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप अपने आप से जुड़ो बस, और कुछ नहीं करना। तो जब ये शुरुआत हुई, मैंने 2011 में ध्यान करना इवेंचुअली शुरू किया कि ध्यान कैसे करते, क्योंकि मैंने सीखा उनसे ध्यान कि किस तरह से ध्यान किया जाता है। और उसके बाद अरुणा जी, जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो सबसे पहले तो जैसे एक शांति का एहसास होता है ना, जो मुझे इतने सालों से नहीं मिल रही थी, बचपन से ही नहीं मिल रही थी। तो वो मुझे शांति का एहसास पहली बार मुझे मिला उस समय। शारू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब ध्यान में, आपके जीवन में आपको आपके दोस्त ने बताया कि ध्यान करना है, इससे आपको भी शांति मिली, तो और जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान के बारे में तो मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ध्यान ही है जिसने मेरा जीवन परिवर्तन किया। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें जो एक जिसे कहते हैं एक नकारात्मक विचार जो थे मेरे, वो सब ध्यान के द्वारा ही मेरे ख़त्म हुए। तो मैंने ध्यान करना शुरू किया, और अरुणा जी एक चीज़ बहुत बड़ी हुई मेरे साथ कि ना जाने कहाँ से ये एक फीलिंग आई मेरे अंदर। कश्मीरी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो नॉनवेज बहुत खाती थी। अच्छा अच्छा। तो बहुत ज़्यादा उसका सेवन होता था कि वो हफ्ते में 2 बारी 3 बारी तो खाती ही थी। लेकिन जिस दिन मैंने ध्यान करना शुरू किया 2011 से, तो उस दिन एक अंदर से अजीब सा एक फीलिंग आया कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये छोड़ देना है। और तुरंत ही मैंने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दी। और मैंने अपने परिवार, जो मेरा इमीडिएट परिवार था, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, उनको भी मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी आज से। तो मेरे बच्चों ने मेरा पहले साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग भी नहीं खाएंगे मम्मा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मैं बहुत आश्चर्यचकित थी इस चीज़ से, क्योंकि वो भी बहुत खाते थे। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि मैं भी नहीं लूँगा आज से, तो आज से अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये एक सपोर्ट मुझे जो फैमिली का अब मिलना शुरू हुआ था ध्यान के मेरी ज़िंदगी में आते ही, जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे जो वो परिवर्तन की एक स्टेज शुरू हुई, वो होना शुरू हो गई थी। तो एक मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी कि मेरे फैमिली ने, मेरे परिवार ने इस चीज़ को सपोर्ट किया करना कि मैं अध्यात्म में हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम करो, चाहे उन्हें कुछ समझ में आता था या नहीं समझ में आता था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर इस चीज़ के लिए रोका नहीं। तो जो पीछे मेरे एक, जिसे कहते हैं कि एक तनाव था मेरे रिश्तों में और बहुत ज़्यादा था, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आते ही सब ठीक होने लगा। बट सबसे पहले जो ध्यान ने जो चीज़ मेरे साथ की, वो थी मेरे जो शारीरिक इश्यूज़, प्रॉब्लम्स थी, जो मैं चुनौतियाँ फेस कर रही थी, उस चीज़ को ठीक करने का सबसे पहले ध्यान ने काम करना शुरू कर दिया। जी। तो सबसे पहले तो मेरा, जैसे मैंने आपको माइग्रेन का बताया, तो माइग्रेन ख़त्म हुआ मेरा 6 महीने के अंदर अंदर। जो डॉक्टर, बॉम्बे से मेरी डॉक्टर्स की दवाइयाँ आती थी, और जो डॉक्टर मेरा बॉम्बे से भी इलाज कर रहे थे, दिल्ली से इलाज कर रहे थे, वो ठीक नहीं कर पाए थे मेरा माइग्रेन। लेकिन ध्यान ने 6 महीने के भीतर भीतर मेरा वो माइग्रेन का जो इशू था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। लेकिन वो 6 महीने मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान किया, मतलब ऐसा लगता था कि मैं छोड़ूं ही ना ध्यान को, क्योंकि ऐसा लगता था एक दोस्त मिल गया है मुझे, और वो दोस्त मुझे अपने आप से मिलवा रहा है। और वो जो एक शांति का एहसास, वो जो एक एहसास, खिंचाव जो आपको महसूस कर रहे थे आप, वो जी बिल्कुल। तो 6 महीने मैंने लगातार 5-6 घंटे ऐसे ध्यान करने बैठ जाती थी। यहाँ तक कि मैंने जो ग्रीन पार्क में वसंता मैम का पिरामिड है, यहाँ पे आके मैंने पिरामिड में ध्यान करना शुरू किया, जब मुझे पिरामिड की ऊर्जा के बारे में समझ आने लगा। ऐसे ही नहीं, जब मैंने उनसे बात की, उनसे समझा, क्योंकि वसंता मैम बहुत अच्छे से पिरामिड ऊर्जा के बारे में समझाती थी शुरुआत में, क्योंकि पिरामिड बना था और हम लोग नए नए ध्यानी थे, तो हमें ज्ञान देना, बताना कि क्यों पिरामिड एनर्जी लेना चाहिए, उसकी ऊर्जा लेना चाहिए। और सच में बहुत चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई मेरी, जब मैं वहाँ पे सज्जन सांगत्य में रहती थी, लोगों के साथ बैठती थी, उनके एक्सपीरियंसेस सुनती थी, तो बहुत चीज़ें मेरे जो है ज़िंदगी में बदलने लगी। शारू जी,
आपने जैसे बोला कि ध्यान से आपकी बीमारियों में ठीक होने लग गई, आप वेजिटेरियन बन गए। तो एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि आप पहले नॉन वेजिटेरियन थे, तो क्या आपके पेरेंट्स भी नॉन वेज खाते थे? ये मेरा एक प्रश्न है आप। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स ही खाते थे और घर में बनता था बाकायदा, क्योंकि कश्मीरी फैमिली को बिलोंग करती थी। तो हमारे यहाँ पे तो शिवरात्रि से एक दिन पहले पूरा एक, जिसे कहते हैं, एक फीस्ट होता है जिसमें नॉनवेज बनता ही बनता है। तो ये एक फीस्ट होता था, रिचुअल होता था। तो आज भी अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे शिवरात्रि से पहले ये एक रिचुअल होता ही होता है वहाँ पे। तो ये तो हमारे लिए एक रिचुअल था खाना। तो लेकिन उस समय ये समझ में नहीं आता था कि करुणा किसे कहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता था कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसके खाने का हम पर भी कितना असर पड़ता है। मुझे ये नहीं पता था कि जो हमारे जो ये पशु और जीव जंतु हैं उनको कैसा फील होता है जब वो मरने लगते हैं या उनको काटा जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे में नहीं थी, क्योंकि शुरुआत से मैंने बचपन में एक देखा था, परिवार में चल रहा था तो जी आप ले रहे थे। जी। पर कभी आपने ऐसा महसूस किया बाद में, ध्यान आने के बाद, कि जीवन के अंदर जो हमें पेन्स मिलती हैं, जो हमें दुख मिलते हैं, इसके कारण हम ही खुद होते हैं, क्योंकि हम ही ने वो चीज़ें क्रिएट की होती है, हम उसमें भागीदार होते हैं, चाहे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, उसको कंज्यूम करने में तो हम भागीदार थे। तो कभी ऐसा महसूस हुआ आपको ध्यान में आने के बाद? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा महसूस कैसे हुआ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो तब हुई जब मैं पत्री जी से मिली, और पत्री जी से मेरी मुलाकात बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। और उनसे मैं मिली थी पिरामिड वैली में। ऑल्दो बीच में उनको देखा था मैंने, लेकिन एक डर था मुझे हमेशा, मैं सहमी सी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो इतने बड़े गुरु हैं, वो मुझसे क्यों बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, मैं कैसे जाऊं, क्या पूछूं। तो ये चीज़ें बहुत होती थी। तो अच्छे तरीके से, जिससे मैं कहूँगी 15 मिनट जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो हुई थी मेरी 2013 में। और 2013 में मैं वहाँ पे बैठी थी पिरामिड वैली में, और तब तक मैं बहुत ध्यान कर चुकी थी, बहुत ध्यान करती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे। और 2013 में GCSS हुआ करता था, अक्टूबर में होता जी है जी, जी। ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस। तो ये हमेशा होता था और मेरा ये था कि मुझे जाना ही जाना है, तो मैं वहाँ जाती थी। तो पहली बारी जो मैंने 15 मिनट मैंने उनसे बात की, वो थी पिरामिड वैली में। मैं बैठी थी और उनके पास थी, और पहली बारी ऐसा हुआ 2011 से 2013 के बीच में जो एक डर था मेरा उनको लेके, वो ख़त्म हुआ। और मैं उनके पास गई, मैंने साहस निकाला कि नहीं, मुझे आज मेरे गुरु से बात करनी ही करनी है। मैं गई और मैंने उनसे पूछा कि सर, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बताया मैं ध्यान कर रही हूँ 2 साल से। तो उन्होंने, और उनको मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मुझे क्या करना है आगे, आप मुझे राह दिखाएं और मुझे बताएं क्या करना है। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई कि मैडम, आपने एक तो करना है ध्यान, एक सज्जन सांगत्य, एक मौन। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। और स्वाध्याय का तो पत्री जी शुरू से, जब से मैं मिली थी उनसे, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए भी उनको देखा था, तो हमेशा स्वाध्याय के लिए बहुत ज़्यादा जोर करते थे। तो हमेशा बोलते थे किताबें पढ़ो, एक्सपीरियंसेस सुनो, और उसी से आगे तुम बढ़ोगी। तो मैंने उनसे और भी कुछ पूछा कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा ध्यान करो और ऊपर जाओ किंग्स चेम्बर में, और वहाँ जाके 1 घंटे तक ध्यान करना, उससे पहले नीचे मत आना। मैंने समझ नहीं आया मुझे कि सर ऐसे बोल रहे। मैंने तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, परेशानियां हैं, इनसे बाहर कैसे निकलूं, आप मुझे बताएं तो सही। और मुझे आंसर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा ध्यान करो। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा था ये तो मेरे गुरु हैं, मुझे बताते नहीं हैं, अब मैं किसके पास जाऊं। लेकिन फिर भी एक विश्वास था उनके ऊपर कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मुझे उनकी बात को सुनना है और उसको अपनी ज़िंदगी में करना है। वेरी गुड। तो मैं बैठ गई, 1 घंटा मैंने वहाँ ध्यान किया, सर के पास आई। और जब सर के पास आई तो बहुत प्यार से उन्होंने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा, बस, और कुछ नहीं। और वो एक पहली उनके साथ जो मीटिंग हुई मेरी,
उसके बाद से मैंने शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं आगे बढ़ती चली गई। बेशक मेरी एक जैसे कछुए की चाल थी, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही थी उसको समझना, आगे बढ़ना, एक कछुए की चाल से चल रही थी, लेकिन चल रही थी क्योंकि सर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली थी, मैडम चल रही हो ना, रुकी तो नहीं हो, बस इतना ही चलते रहना, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये जब शब्द उन्होंने मुझे बोले थे और लिख के दिए थे, जिसका पर्चा अभी भी मेरे पास है, सर के हर एक मैसेज का पर्चा मेरे पास है, तो जब उन्होंने ये बोला तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं शारू, तुम सही हाथों में हो, अब तुमने पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ते जाना है। तो ये शुरुआत हुई थी मेरी पत्री जी के साथ और इस तरीके से मैं आगे बढ़ने लगी अपनी ज़िंदगी में। आप ध्यान करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जीवन में आपने जैसे परिवार आपके साथ जुड़ गया, तो क्या आपके बच्चे या पतिदेव या आपके माता पिता इन लोगों ने ध्यान करना शुरू किया क्या? माता पिता ने ध्यान नहीं करना शुरू किया, तो वो इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ उनका कनेक्शन बहुत शादी के बाद कम हो गया, क्योंकि मेरे डैड मॉम भाई के पास बॉम्बे चले गए और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थी कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं उनको सभी परेशानियों के बारे में बताना शुरू करूँगी तो शायद, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत बीमारियों से वो युक्त थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना अगर उनको ज़िंदगी में कुछ हो जाए। तो मैंने उनको अपने बारे में बहुत कम बताना शुरू किया। मैंने सोचा नहीं, अब नहीं उनको बताना है कुछ भी, और इसी वजह से मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में गैप भी बहुत आ गया था, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फैमिली भी थी हमारी। मैं ये नहीं बोलूँगी कंप्लीटली कंजर्वेटिव थी, बट फिर भी सोसाइटी का उनको बहुत डर लगा रहता था, क्योंकि अगर मैं बीच में जिस वजह से मेरे प्रॉब्लम्स थी, चुनौतियाँ थी, वो डिस्कस करने में जाती थी, तो मुझे ये बताया जाता था कि नहीं, तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जैसे एक हर औरत को बोला जाता है कि घर वापस नहीं आना, वहीं करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, हर जियो या मरो, जियो कुछ या भी मरो। करो। ये जी। एक हमारा पुराना एक हमारे जी। पेरेंट्स हमें कहते थे कि वही घर है तुम्हारा, अब वहाँ से एक ही रूप में बाहर आना। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ थी। और लेकिन इस चीज़ से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि मैंने अपनी माँ की तरह अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना अब, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उनको घुट घुट के जीते देखा, मैंने तय कर लिया था कि शारू तूने ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो आगे आने वाली तेरी भी जो पीढ़ी है, जो तेरे बच्चे हैं, उसके अंदर भी यही सेम चीज़ आने लगेगी और वो भी घुट घुट के जिएंगे। तो कुछ नहीं करना ऐसा। और ये धीरे धीरे जो एक खुलने लगा था ना दिमाग अरुणा जी, वो खुलने लगा था पत्री जी के जो मैं शब्द सुनती थी जब भी वो बैठते थे और उनको समझने की कोशिश करती थी, या वो जो किताबें बोलते थे पढ़ने के लिए, तो जब मैं वो पढ़ती थी तो धीरे धीरे मेरा दिमाग खुलने लगा और मेरा जो ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया था वो बहुत बदलने लगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से शुरू हुआ, धीरे धीरे बदलने लगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। तो इसके बाद मेरा जो मेन था, एक और एपिसोड बताऊंगी पत्री जी के साथ का, बहुत मज़ेदार रहा। तो तब मैं कटक में थी, ओडिशा में। सर का एक वहाँ पे सेशन था और मैं वो अटेंड करने के लिए सर के पास गई थी। तो सर बैठे हुए थे वहाँ पे, किन्हीं का घर था वहाँ पे, जिनके वहाँ पे बैठ के वो अपना जो भी शेयर करना था, बातें कर रहे थे, बता रहे थे। मैं उनके एकदम पैर के वहाँ पे बैठी थी और उसी से कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मैंने एक सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी और मैं बहुत परेशानी की स्थिति में थी। मैं वहाँ उनके पास बैठी थी और अचानक से क्या हुआ कि सर ने, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पे वो बात कर रहे थे, और अचानक से मुझे देखे बिना उन्होंने सबको एक चीज़ बोलना शुरू किया। कुछ बोलते बोलते उन्होंने कहा कि जिसको भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है ना, सुसाइड करना है, आत्महत्या करनी है, करे जाके। मैं 2 मिनट के लिए चकरा गई कि सर मेरे अंदर जो चल रहा है वो इनको कैसे पता, मेरे साथ ये घटा है, इनको कैसे पता। अब मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा और मैं सुनने लगी उनको ध्यान से। पहली बारी मुझे ये समझ में आया कि अगर हम
अपने शरीर को इस तरीके से त्यागते हैं तो हम दोबारा से हम वही चुनौतियां लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो पहली बारी जब उनके मुंह से ये सुना और उसके बाद सर ने मुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने मुझे देखा और देख के दूसरों के साथ बात करने लगे, जैसे कि उन्होंने मुझे एक ना संदेश दे दिया कि भाई तुमने लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन वो एक सेंटेंस मेरे ऊपर इतना हावी हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शारू तू कर क्या रही थी इतने टाइम तक, तुझे ये तो नहीं करना था। उसके बाद से मैंने ये समझ लिया कि नहीं, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, कैसी भी परिस्थितियां ज़िंदगी में आएंगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये स्टेप तो नहीं उठाना है जो मैंने उठाया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था जिसने मेरी ज़िंदगी को देखने का रुख मोड़ दिया था। और जो पत्री जी के वो जो शब्द थे वो मेरे दिमाग में हमेशा एक गूंजते थे कि शारू ने अब आत्महत्या का सोचना भी नहीं है। तो इससे बहुत चीज़ें खुलने लगी, परतें खुलने लगी और धीरे 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 क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें सामने आने लगी। जैसे कि 2014 में सबसे ज़्यादा एक जिसे कहते हैं एक मेरी चेतना का विस्तार हुआ, एक कॉन्शियसनेस जो होती है वो मेरी स्पिरिचुअली बढ़ी काफ़ी ज़्यादा। 2014 में पिरामिड वैली में फिर से यही हुआ, इसीलिए मैं पिरामिड वैली को मैं अपना मंदिर बोलती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हुआ मेरे साथ वो वहाँ पे उसका पिरामिड वैली में ध्यान करने का बहुत बड़ा योगदान है। तो पिरामिड वैली की जो ऊर्जा थी मेरे पास और जो वहाँ पे मैंने ध्यान किया, उससे पहली बारी मुझे वहाँ एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए उधर पहली बार, जिसको मुझे कुछ नहीं पता था कि एस्ट्रल एक्सपीरियंस क्या होते हैं। पहली बार मुझे एंजल्स के होने का एहसास हुआ, वो था पिरामिड वैली में। मैम आपने बहुत अच्छा शारू जी बताया कि आपको एंजल्स का एहसास हुआ। तो एंजल्स का एहसास कैसे होता है, इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बहुत ही एक सुंदर एहसास था मुझे। और किस तरह से हुआ, तो पहला एहसास हुआ मुझे 2013 में। वो बहुत एक छोटा सा एक था जो एक जैसे फीलिंग होती है ऊर्जा को समझने की, ऊर्जा को देखने की। तो एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ था मुझे, जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से बाहर निकल के कहीं गई है और समझ नहीं आया। तो वहाँ पे बहुत सारे गुरु थे वहाँ पे, जिसमें से एक डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी कोंडावती थे। वो वहाँ बैठे थे और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन ले रहे थे। तो उनसे मैंने बात किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जितना और ध्यान कर सकती हो ध्यान करो, और एस्ट्रल एक्सपीरियंस के बारे में मुझे समझाया और बताया कि ये तुम्हारा पहला एस्ट्रल एक्सपीरियंस था। और तब मुझे समझ में आया कि आत्मा भी बाहर निकल सकती है, फुल अवेयरनेस, चेतना में भी वो बाहर निकल, जागृत अवस्था में जी भी। बिल्कुल, जागृत अवस्था में भी बाहर निकल सकती है। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ पे वहाँ पे मास्टर थे काया एंड क्रिस्टियन मुलर, जिन्होंने एंजल्स के बारे में, एंजल्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे और अपना डिस्कोर्स दे रहे थे। तो जब वहाँ पे उन्होंने बताया पहली बारी एक एंजल्स के साथ, जैसे लगता है कि जैसे ये तो मेरे अपने हैं, एक फीलिंग हुआ कि नहीं, मुझे इनको देखना है और मुझे इनके बारे में और जानना है। तो ये हुआ था 2013 में। और जब मैं ध्यान की अवस्था में बैठी हुई थी, उस समय मुझे एक सामने एक जिसे कहते हैं एक इमेज, जिसे कहते हैं एक लेडी की इमेज आई। एक बहुत सुंदर एक नारी सामने खड़ी थी और उनको बहुत फेयर, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये मुझे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कह रही हैं, कुछ बोलना चाहती हैं। तो पता चला, उनसे मैंने पूछा कि आप हैं कौन। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं फेरी हूँ, मैं परी हूँ। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्यों हैं और मेरे पास क्यों आई हैं आप। तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मैं कहा आप छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि मेरे अंदर वो अभी भी वो डर था कि जो भी कोई आता है वो चला जाता है, कोई होता नहीं है मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि आप फिर छोड़ के चली जाएंगी आप मुझे। तो उन्होंने एक छोटी सी स्माइल दी और उन्होंने कहा नहीं, और वो चली गई। अब 2013 में ये छोटा सा चीज़ था और मैंने फिर काया एंड क्रिस्टियन मुलर से उनके साथ बैठी, उनके साथ डिस्कस किया कि क्या है ये।
तब उन्होंने बताया कि एंजल्स जो होते हैं ऊर्जा के गोले होते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, अगर आप उनको बुलाएंगे। तो पहली बारी जो एंजल्स के बारे में मुझे समझ में आई थी वो था उनके थ्रू, और मैं हमेशा उनके लिए एक जैसे कृतज्ञ रहती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो ही मेरी ज़िंदगी में एंजल्स को लेकर आए। तो वहाँ से मुझे एंजल्स के होने का एहसास शुरू हुआ। और अरुणा जी, इसके बाद क्या हुआ था कि मुझे अपनी लेफ़्ट आई में, यहाँ पे अपनी बाईं आँख में हमेशा एक छोटा सा ऊर्जा का गोला जो गोल्डन कलर का होता था वो दिखना शुरू हुआ इस इंसिडेंट के बाद, जब मैं पिरामिड वैली से ध्यान करके 2013 में वापस आई। तो वो ऊर्जा का गोला हमेशा रहता था, समझ नहीं आता था। मैंने डॉक्टर्स को दिखा दिया था कि भाई आप मुझे बताओ मेरी कि आइज में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल। मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, दिखाया उनको, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नसें कमज़ोर हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किस चीज़ का इंडिकेशन है जो वो दे रहा है। ये मुझे बाद में समझ आया जब मैंने एंजल्स के साथ कनेक्शन और जुड़ाव महसूस करना शुरू किया। शारू जी, आप जैसा कि आपने बोला कि आपने कॉन्टिन्यूशन में ध्यान किया 6 महीने तक लगातार और घंटों घंटों ध्यान करते रहे, आपकी माइग्रेन ठीक हो गई। मैं ये समझना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे मास्टर्स बताते हैं कि हमने ध्यान किया और हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। तो क्या इसका बेस रूट हमें पता चलता है कि किस कारण से हमें ये बीमारी थी? जी अरुणा जी, उस समय तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मुझे समझ में आया, क्योंकि वो शुरुआत थी मेरी ध्यान की। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल आगे आगे, हाँ, जी आगे ही समझ आएगा धीरे धीरे। जी आगे बढ़ते हुए जब पत्री जी मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बोलते थे कि ये बुक पढ़ो, ये तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्या सीखा तुमने इस बुक से, जी तो धीरे धीरे उससे मुझे पता चला कि ये जो प्लानिंग है ये तो हमारी खुद की आत्मा ने ही प्लान किया है ये सब, ताकि हम और ज़्यादा जितने भी लेसन्स अगर हम सीखते हैं किसी चीज़ को लेके, तभी हमारी जो आत्मा है उसकी ग्रोथ, उसकी एवोल्यूशन होती है, वो आगे बढ़ती है, उसका विकास होता चला जी जाता है। उसका विकास होता है। तो इस वजह से मैं आगे समझ में मुझे ये चीज़ें आई कि ये जितने भी आसपास के लोग हैं जिनको मैंने बहुत हेट्रेड की, या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनसे बिल्कुल जैसे कोई दुश्मनी है या उनको मुझसे है, और वो ही हैं इस चीज़ की, मेरे ज़िंदगी को ख़त्म करने की, ख़राब करने की वजह वो ही है। जब मेरे को ये समझ में आया कि भाई ये लोग तो वो हैं जो मेरी सोल फैमिली का ही हिस्सा हैं, और मैंने ही उनको चुना है कि आप आइए इधर और मेरे साथ ये लेसन्स मुझे देने के लिए आप मेरे साथ ये चुनौतियाँ लेके आइए मेरे जीवन में, जी ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ। जी बिल्कुल। तो जब ये चीज़ समझ में आने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी तरफ मेरा जो एक फीलिंग थी, जो एक भावना थी उनके लिए, वो एक रिस्पेक्टफुल भावना हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं ही वो हूँ और वो ही मैं हूँ। तो एक एक वननेस की एक फीलिंग जो होती है कि वो भी मुझसे अलग नहीं है, तो वो जब फीलिंग आना शुरू हुआ तो वो हेट्रेड की फीलिंग ख़त्म हो गई। वो एक जो एक उनके लिए गुस्सा था वो धीरे धीरे मेरा शांत होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे ये फीलिंग्स मेरी ख़त्म हुई, जो नकारात्मक विचार ख़त्म हुए लोगों के लिए, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही एक सुंदर और एक प्यारी, एक जैसे एक ज़िंदगी होती है, एक सुंदर जीवन में परिवर्तित हो गई। हाँ। तो शारू जी, हम ऐसा समझें कि जो भी चुनौतियाँ या बीमारियाँ जो भी आती हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी ही क्रिएटेड होती हैं, और हम ही उन्हीं से उभरने के लिए जब हम उसको देखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, और ध्यान में आने के बाद हम उनसे बाहर निकल पाते हैं, हमें ज्ञान मिलता है और हम ज्ञान के माध्यम से आगे उन चुनौतियों को पार करके आगे निकल जाते हैं। क्या यही सही है? जी बिल्कुल अरुणा जी, आप एकदम सही बात कर रही हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आज आते हैं जब लोग कहते हैं कि खाली ध्यान करने से क्या हो जाता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अरुणा जी कि ध्यान के साथ साथ हमें अपने ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ना तो हम ध्यानी कहलाएंगे, ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। शारू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय की हमारे साथ पाबंदी है और
हम फिर मिलेंगे आपके साथ। दोस्तों, चुनौतियों के साथ भरा हुआ ये जीवन, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम और ज़्यादा सीखते हैं। शारू जी की इस यात्रा को आगे भाग 2 में देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद आप। बेटे का दोस्त था और वो उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और जो वो एक्सीडेंट हुआ वो था उस समय 2017 की बात कर रही हूँ मैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ पे जूझ रहा था हॉस्पिटल में। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप एक बार ही बैठ के ध्यान में देख लीजिए कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उस समय क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो जुड़ाव था एंजल्स की ऊर्जा के साथ वो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसी समय बैठ के मैंने ये देखना शुरू किया और पता चला कि जो उसकी आत्मा है वो अभी, जिसे लाइफ बिटवीन लाइफ्स बोलते हैं, उसमें है। वो असमंजस में है। अभी उसने डिसाइड ही नहीं किया कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो वो चीज़ मेरे सामने एक पिक्चर की तरह से, एक मूवी की तरह से सामने दिख रही थी मुझे। तो मैंने एंजल्स को बोला कि मुझे क्या करना है, मेरा इसमें क्या रोल है, आप मुझे दिखा तो रहे हैं, मेरा क्या रोल है। तो उन्होंने कहा कि ये जब एक बार ये चूज़ कर लेगा, डिसीजन ले लेगा, उसके बाद तुमने इसको ध्यान सिखाना है और बाकी तुम हम पे छोड़ो। वो डॉक्टर ने बोला कि वो कभी भी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पैरालाइज हो गई थी बॉडी, नीचे के पोर्शन। फिर मैं उसके साथ बैठी और उसको मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया, और उस बच्चे ने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा। बहुत प्यार से उसने ध्यान सीखा, ध्यान किया। इन 6 महीनों के बीच में दूसरा महीना जब हुआ, दूसरे महीने उसने हॉस्पिटल जाना था देखने के लिए कि मेरी उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं, उसकी स्थिति कैसी है। बिल्कुल। और जब वो वहाँ पे गया हॉस्पिटल में, सबसे पहला कॉल उसने मुझे किया कि आंटी आप जानते हैं क्या हुआ, आज डॉक्टर ने मेरे पैर में से मेरी रॉड निकाल दी है और उन्होंने बोला है अब इस रॉड की ज़रूरत नहीं।